बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीपीएससी के हेडमास्टर का जो 2015 का पेपर था उसका लास्ट पोर्शन, जो लास्ट 23 क्वेश्चन हैं, वो इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले हम 3 पोर्शन इसके डिस्कस कर चुके हैं और उसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 77 तक जो है वो डिस्कस किए जा चुके हैं और लास्ट 23 क्वेश्चन जो हैं वो आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। और उम्मीद है वो वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे और काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत कुछ है। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली कर लीजिए ताकि डेली के लेक्चर से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह यहाँ पे इस चैनल पे आपको एसएसटी के जो पेपर नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, इंग्लिश और प्रोफेशनल दोनों पार्ट्स की। और आज का हमारा पहला जो एमसीक्यू है जी, वो है जी, माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कम्पिटेंसी ओवर। माइक्रो टीचिंग जो है ये किस पे फोकस करती है? ये अभी एक टीचिंग मेथड में आ जाता है माइक्रो टीचिंग। इंशाल्लाह मैं एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मेथड्स, टीचिंग मेथड से रिलेटेड। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें तो सिंपल एमसीक्यूज ही डिस्कस किए जाएंगे, जो जो टर्म्स आएंगी सिर्फ वो ही बयान की जाएंगी। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचर की ट्रेनिंग का एक मेथड है जिसमें टीचर्स के स्किल्स को जो है बिल्टअप किया जाता है कि उसके जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो बेहतर हो जाए। उसके जितने स्किल्स बेहतर होंगे इतनी उसकी टीचिंग मेथडोलॉजी बेहतर होगी। तो टीचिंग मेथडोलॉजी माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कम्पिटेंसी ओवर स्किल्स, कि ये जो है ये स्किल्स पे फोकस करती है माइक्रो टीचिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ स्कोर कार्ड, टीचर वर्क, स्टूडेंट वर्क या ऑफिस वर्क। जी, पोर्टफोलियो जो है ये कलेक्शन होती है स्टूडेंट वर्क की। स्टूडेंट के जो वर्क का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ये एक फाइल आप बना लेते हैं, एक डोजियर बना लेते हैं जिसमें स्टूडेंट के वर्क जो है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको अगर हम पोर्टफोलियो को डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ये है, पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स फ्राम स्टूडेंट्स वर्क फ्राम फॉर द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। रिपीट कर देता हूँ, पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स फ्राम द स्टूडेंट्स वर्क फॉर द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। कि पोर्टफोलियो जो है वो एक कलेक्शन है कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई बच्चा काम करके लाता है तो उसके कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको वो काम बहुत अच्छा लगता है तो आप उसकी डोजियर में रख लेते हैं और बाद में आप जब उसकी परफॉर्मेंस के बनाएंगे एक चार्ट सा, जब आप रिज़ल्ट बनाते हैं एंड पे, एवेल्यूएशन के एंड पे या पेपर्स के बाद, असेसमेंट के बाद, तो आप जो रिज़ल्ट बनाते हैं तो उसमें जैसे हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है कि 20 मार्क्स सेक्शनल होते हैं जिसमें स्टूडेंट की वैसे क्लास में पार्टिसिपेशन बाकी एक्टिविटीज़ में जो है वो देखी जाती है। तो वो इन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड होता है और उसको आप देख कर उसको वो बाकी मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर रख लेते हैं और जब एंड पे उसको ग्रेड देते हैं तो उसको चेक करते हैं कि इस बच्चे ने ये फ़लाँ काम किया था, फ़लाँ दिन किया था और ये बाकी बच्चों से बेहतर है, इसलिए इसका ये ग्रेड बनता है। तो ये एक आप स्टूडेंट के वर्क का रिकॉर्ड रखते हैं जो उसकी असेसमेंट के लिए, उसकी परफॉर्मेंस की असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 80, द एम्फिसाइज इन द क्लासरूम शुड बी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि टीचर जो कुछ भी करता है क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर एज अ टीचर, तो वो स्टूडेंट्स की नीड्स को सामने रखता हुआ करता है और उसका कोई मकसद नहीं होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा जी,
फोर ऑप्शन है नीड्स ऑफ होल क्लास, कि पूरी क्लास की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, द एम्फेसाइज ऑफ द इन द क्लासरूम शुड बी, के क्लासरूम में सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे जोर देना चाहिए, नीड्स ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास की नीड्स को, नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, या सब्जेक्ट मैटर, या टीचिंग मेथड। तो जी राइट ऑप्शन बी है नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, कि हर बच्चे की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए टीचर को अब अपनी कोई भी एक्टिविटी, अपना लेक्चर वगैरह डिलीवर करना चाहिए। ये नहीं कि वो सरसरी से एक लेक्चर दे कि जी मैक्सिमम बच्चे समझ जाएंगे, जो आप सारे बच्चे एक लेवल के नहीं होते, कुछ बच्चे कमज़ोर माइंड के भी होते हैं जो इजली चीज़ों को जज नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको उनके लेवल पर जाकर समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, नीड्स ऑफ द होल क्लास नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है जी, कंप्यूटर लिटरेसी इज़ आल्सो कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट, विच फिलॉसफी डिनाइज इट। जी कंप्यूटर जो लिटरेसी है वो इम्पोर्टेंट कंसिडर की गई है एजुकेशन में, लेकिन एक फ़िलासफ़ी है जो इसको डिनाई करती है, वो कौन सी है, पीनियलिज़म है, एसेंशियलिज़म है, प्रोग्रेसिविज़म है, या रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है। ये हम चारों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर जो 2 था उसमें पीनियलिज़म, एसेंशियलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म और रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, जो इसका हमने पार्ट 2 इस पेपर का डिस्कस किया था। लेकिन फिर सर से इसे रिपीट कर देता हूँ कि पीनियलिज़म जो है वो ज़रूरी मतलब है जो दायमी चीज़ें हैं जो हमें विरासती तौर पे मिली हैं, जो हमें होली बुक्स हैं, उन पे ज़्यादा होल्ड देते हैं। और एसेंशियलिज़म कहते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी में जो इसको ज़रूरी समझते हैं, माशरे के हिसाब से, अपने कम्युनिटी के हिसाब से उसको सिखाया जाए, क्योंकि बच्चों ने सर्वाइव करना होता है किसी कम्युनिटी में, किसी माशरे में। और प्रोग्रेसिविज़म ये कहते हैं कि तरक्की होनी चाहिए, हमें अपने सिलेबस, अपने रहन सहन में चेंज आनी चाहिए वक्त के साथ। रिकन्स्ट्रक्शनिज़म भी तकरीबन प्रोग्रेसिविज़म से मिलते जुलते हैं कि आप दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करें, वक्त गुजरने के साथ साथ अपने हालात में तब्दीली ले आएँ और अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करते रहें। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ जाता है, तो कंप्यूटर लिटरेसी जो है ये ज़रूरी भी है। एसेंशियलिज़म में भी आ गया कि आज के हमारे ज़रूरियात के मुताबिक भी है। प्रोग्रेसिविज़म, अगर हम दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो फिर भी ये कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूरी है। और रिकन्स्ट्रक्शनिज़म कि हमें अब अपने सारे सिस्टम को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए कंप्यूटर के मुताबिक, अपने ऑफिस को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, सारा। तो इन तीनों चीज़ों में कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूरी है। तो प्रीनियलिज़म इसको डिनाई करता है, तो ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमेना ऑफ स्टडी इज़ कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमेना ऑफ स्टडी इज़ कॉल्ड। जो करंट फिनोमेना से रिलेटेड रिसर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। करंट फिनोमेना के जो मौजूदा हालात के ऊपर अगर आपने रिसर्च करनी हो, मतलब है जो कुछ आज के मुल्क में चल रहा है, आपको ज़िम्मे लगा दिया जाता है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, तो वो किस में आ जाएगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाएगी। हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ये अलग टाइप्स हैं। इंशाल्लाह इस पर भी एक पूरा लेक्चर दिया जाएगा जिसमें वीडियो रिसर्च की सारी टाइप्स डिस्कस किए जाएंगे। अब इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के बारे में आपको बता दिया गया है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, बाकी जो है वो एक स्पेशल लेक्चर में बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट लाइज ऑन। क्लासरूम की मैनेजमेंट जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, वो प्रिंसिपल की है, टीचर की है, मैनेजर की है, या सुपरवाइज़र की है। जी टीचर की है। टीचर क्योंकि क्लासरूम में जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसी क्लासरूम को मैनेज करना चाहिए, उसमें चार्ट्स वगैरह जो कुछ उसके डेकोरेशन वो टीचर की जिम्मे होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ द स्टूडेंट्स नीड्स इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम एंड हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इज रिलेटेड टू। कि स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को जानते हुए इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, जो से क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर उसकी ज़रूरियात हैं, एंड हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इज रिलेटेड टू, और उससे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हुए, मस्बत उम्मीदें रखते हुए उसकी
क्लासरूम में और क्लासरूम से बाहर बच्चे की ज़रूरियात या तलब इल्म की ज़रूरियात को जानना, ये किस में आ जाता है जी? बिहेवियरल थ्योरी में, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में, कोग्निटिव थ्योरी या सोशो इकनॉमिक थ्योरी? तो जी राइट ऑप्शन है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी और कोग्निटिव थ्योरी और सोशो इकोनॉमिक थ्योरी इसके ऑप्शन नहीं है। ये चारों भी डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे अलग वीडियो लेक्चर में, यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं बताई जा सकती। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। ह्यूमंस से ये वर्ड निकला है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो जो ह्यूमनिस्ट से बिलोंग करते थे या जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पर यकीन करते थे, वो उनके कहना यही था कि बच्चों के जो क्लासरूम या क्लासरूम से बाहर ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी करिकुलम बनाया जाए। मतलब बच्चे ने माशरे में रहना है तो माशरे में रहने के लिए उसको किन किन चीज़ों की किस किस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, किस किस चीज़ का पता होना चाहिए, उसका पता वो उसके सिलेबस में डाला जाए, उसके करिकुलम में। और क्लासरूम में रहते हुए और उसको क्या क्या सीखना है और बाद में उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसके करिकुलम में डाल दी जाएँ। ये ह्यूमनिस्टिक का कहना था, ह्यूमनिस्ट से जो बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट ऑफ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज़ नोन एज सैम्पलिंग। जी सैम्पलिंग और पॉपुलेशन ये दो टर्म्स हैं। हम जब रिसर्च करते हैं तो अगर आपको कह दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उस पर रिसर्च की जाए, तो अब सिर्फ अगर कहा जाता कि पाकिस्तान के स्कूल्स पे रिसर्च की जाए तो स्कूल्स जो हैं वो पॉपुलेशन हो गई। स्कूल्स प्राइमरी हैं, मिडल हैं, सेकेंडरी हैं, हायर सेकेंडरी हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट के हैं, बेबहाँ हैं। तो ये सारे जो हैं ये पॉपुलेशन में आ जाते हैं। और अगर आपको ये कह दिया जाए कि सिर्फ गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स पे रिसर्च की जाए तो ये जो एक ख़ास ग्रुप बीच में से चुन लिया गया है इसको हम सैम्पलिंग कहेंगे। ये एक सैम्पल आपने ले लिया है, इसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, जो रिज़ल्ट आएंगे वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर आप एक्सपेंड कर देंगे, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देंगे कि ये पूरी पॉपुलेशन का ही यही कहना है। जैसे ये अक्सर गैलप सर्वे वगैरह जियो वाले दिखाते हैं कि सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। वो क्या करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान से थोड़े डाटा लेते हैं, वो कुछ ख़ास इलाकों से या कुछ ख़ास कम्युनिटी के लोगों से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे डाटा लेते हैं, जो राय आती है वो पूरे पाकिस्तान पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में यही रुझान है, क्योंकि इतने अगर इस इलाके में से या इतने लोग ये कह रहे हैं 100 में से 70% लोग जो हैं वो अगर नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पूरी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसमें से भी 70% लोग जो है वो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस तरह का मतलब एक रिसर्च या एक वो सर्वे करते हैं। तो जो उन्होंने एक मखसूस इलाका या मखसूस कम्यूनिटी ली है पढ़े लिखे लोगों की, बाकियों को नहीं सेलेक्ट किया जो अनपढ़ हैं या जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग इस्लामाबाद में रहने वाली जो कम्युनिटी ज़्यादातर तरक्की याफ्ता जो है उनसे जो सर्वे करेंगे वो पूरे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो या वो सिर्फ देहाती इलाकों को भी चुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे लोगों को चुने, देहाती इलाकों को। तो मतलब एक मखसूस सा जब वो सबसेट एक ग्रुप ढूंढ लेंगे तो वो उसका सैम्पल कराएगा। तो ये सैम्पलिंग इसका राइट ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव एजुकेशनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम क्या अचीव कर लेते हैं एजुकेशनली। हम बच्चों को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं, तो एजुकेशनली हम क्या अचीव करते हैं। तो ये आता है जी गोल्स, रिसर्च फाइंडिंग, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या प्लान टारगेट्स। जी गोल्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, इनके बारे में डिटेल से पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है। ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्कूल लेवल पे होते हैं, गोल्स जो हैं वो आप समझ लें डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, और एम्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं। जो चीज़ें अचीव की जाती हैं नेशनल लेवल पे, जो टारगेट्स रखे जाते हैं या कि ये हमने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, वो एम्स में आ जाएंगे। तो ये क्योंकि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो बच्चों को तालीम देते हैं, वो क्लास में देते हैं, एक स्कूल में रहते हुए देते हैं। तो
वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम जो अचीव करते हैं वो होते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ना ही गोल्स होंगे और ना ही रिसर्च फाइंडिंग, ना ही टारगेट्स। क्वेश्चन नंबर 87, द एक्स एंड द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाज प्रेजेंटेड बाय। जी ये मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, एक्स वाई और जी। इसका भी अलग एक लेक्चर इंशाल्लाह मैं सेपरेट बना के शेयर करूँगा कि ये थ्योरीज हैं क्या। उसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज़ आते रहे हैं, प्रीवियस जो हेडमास्टर के पेपर्स हैं। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि एक्स और वाई थ्योरी किसने प्रेजेंट की। तो जी इसका जो राइटर था वो था डॉगलस मैकग्रॉगर। ये इसका राइटर है जी। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, practice to organize and to study a specific topic for better retention is the purpose of। जी क्या कहता है, प्रैक्टिस टू ऑर्गेनाइज, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बार बार करना, जैसे मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है टू ऑर्गेनाइज। एंड टू स्टडी अ स्पेसिफिक टॉपिक, और किसी टॉपिक को, मखसूस टॉपिक को पढ़ना फॉर बेटर रिटेंशन, के वो सही आपके जहन में बैठ जाए, याद हो जाए। इज़ दी पर्पज़ ऑफ, ये कैसा किसमें होता है, ड्रिल मेथड, लेसन प्लान, होमवर्क या माइक्रो टीचिंग टेक्निक। ये जी राइट ऑप्शन ड्रिल मेथड है। ड्रिल का मतलब ही यही होता है कि प्रैक्टिस करना, रिपीट करना, एक चीज़ को बार बार करना। तो जब आप बार बार किसी चीज़ की रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको याद हो जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है इसका ड्रिल मेथड है। आगे क्वेश्चन नंबर 89, सेल्फ एवेल्यूएशन ऑफ क्लास टीचिंग, द टीचर विल नॉट बी एबल टू एवेलुएट द टीचिंग। ये एक कंफ्यूजिंग सा एमसीक्यू है, काफ़ी जगह पे इसको सर्च किया है, इसका कोई राइट आंसर तो नहीं मिला। लेकिन जो मेरे ख्याल के मुताबिक और जो मेरे कुछ कोलीग्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने जो इसका रिज़ल्ट मेरे जहन में आता है वो ए इसका राइट ऑप्शन है जी, टीचिंग स्ट्रेटजीज। ये स्टेम ही कंफ्यूजिंग सी है, जो इसके ये स्टेटमेंट लिखी गई है कि इसको आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही इसका कोई माइंड में सही कोई बात समझ में आती है कि आप इसको समझ कर आंसर दे सकें। कि सेल्फ एवेल्यूएशन ऑफ क्लास टीचिंग, कि खुद एवेल्यूएशन क्या होता है, किसी चीज़ का जायज़ा लेना, क्लास टीचिंग का खुद से जायज़ा लें। द टीचर विल नॉट बी एबल टू एवेल्यूएट द टीचिंग, कि टीचर जो है वो एबल नहीं होता टीचिंग को एवेल्यूएट करने में। अब ये कोई लिंक नहीं कर रही पिछली बात और ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आते हैं, रिसर्च रिपोर्ट शुड बी इन द। हाँ जी, रिसर्च रिपोर्ट जो आप लिखते हैं वो किस टेंस में होनी चाहिए, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट एंड फ्यूचर। जी पास्ट टेंस जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ये रिसर्च रिपोर्ट, आपने रिसर्च रिपोर्ट जब लिखते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि मैंने फ़लाँ काम किया, फिर मैंने ये किया, उस मैंने फ़लाँ से ये डाटा इकट्ठा किया, उसका ये मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये उसका रिज़ल्ट आया। तो जो काम आप कर चुके हैं वो पास्ट में चला जाता है, तो पास्ट टेंस पे रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है जी। क्वेश्चन नंबर 91, पर्सन हु मोटिवेट्स द अदर पोजेस द क्वालिटीज़ ऑफ। वो आदमी जो लोगों को मोटिवेट करता है किसी काम के करने के लिए, वो क्या कहलाता है, लीडर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जामिनर। ये लीडर राइट ऑप्शन है, सिंपल सा एमसीक्यू है। लीडर ये होता है जो लीड करता है किसी भी मुश्किल काम में और अपनी सारी टीम को लीड करके आगे ले जाता है, और वो लीडर की मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से बाकी लोग भी काम करते हैं नेक नियति से। द scientific process of classifying things or arranging them in groups is called। हाँ जी, scientific process of classifying things, चीज़ों को की दर्जाबंदी करना या चीज़ों को अरेंज करना ग्रुप्स में, उसका जो साइंटिफिक मेथड है या प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, डेटा, टेक्सोनमी, गोल्स या सोलो टेक्सोनमी। टेक्सोनमी जो है इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 93, रॉ स्कोर ऑफ टेस्ट इज रेफर्ड टू, डाटा, इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग या कंक्लूजन। डाटा, रॉ स्कोर जो आप कोई भी टेस्ट लिया है और आपने उस टेस्ट के नंबर नोट कर लिए हैं, रोल नंबर 1 के ये नंबर है, रोल नंबर 2 के ये है, रोल नंबर 3 के ये है, और आपने वो नंबर नोट कर लिए, वो एक रॉ सा डाटा है। उसमें कोई पता नहीं चला कि कौन सा बच्चा टॉपर है, कितने बच्चे फेल हैं, कितने ए ग्रेड में हैं, कितने बी में हैं, कितने सी में हैं। वो एक रॉ सा स्कोर है। अगर आप उसको अरेंज कर लेते हैं एक सीक्वेंस में
टॉपर के ऊपर लिख लेते हैं, जो उससे कम नंबर वाला है वो उससे नीचे, जो उससे कम वाला वो ग्रेडिंग कर लेते हैं। तो फिर जो हमारे पास वो डाटा है वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है, वो रॉ डाटा जो है रॉ स्कोर जो है वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट जो हैं वो किस टीचिंग मेथड पे ज़्यादा जोर देते हैं जी? वो ज़्यादा जोर डिस्कशन पे देते हैं, स्टडी टूर्स पे देते हैं, रोल प्लेइंग पे देते हैं, या प्ले वे पे? प्ले वे इज़ द राइट ऑप्शन। प्ले वे पे वो ज़्यादा जोर देते हैं कि प्ले वे से जो बच्चे हैं वो नेचुरली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, द पावर डेलीगेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़। कि पावर्स को डेलीगेट करना, आगे बांट देना लोगों में, ये क्या कहलाता है? कंट्रोल, कमांड, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो अपोजिट टर्म्स हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी के पास या टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, वो सारे डिसीजन करती है और बाकी नीचे वाले जो लो लेवल मैनेजमेंट है वो उसको ऊपर उसको फॉलो करती है डिसीजंस को। और डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो अपनी पावर डेलीगेट कर देती है, बांट देती है, नीचे वाले लोगों को पावर दे देती है कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, आपने ये डिसीजन लेना है और इस काम को इम्प्रूव करना है, तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 96, द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन इज़। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन माइंड, रिसर्च या साइंस? इनोवेशन होता है जिद्दत, ईजाद। तो ईजाद आप जब भी कोई चीज़ करते हैं तो उसका मेन सोर्स क्या होता है? क्या टेक्नोलॉजी की बेस पर कोई भी चीज़ ईजाद की जाती है, या ह्यूमन माइंड की मदद से की जाती है, या रिसर्च की मदद से की जाती है, या साइंस की मदद से? जी ये रिसर्च, साइंस और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी ये आप देख सकते हैं ये ह्यूमन माइंड पर डिपेंड करते हैं। इंसान ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है ये भी अपने माइंड के बेस पे बनाई है। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है तो उसने बनाई है। रिसर्च अगर इंसान करता है तो वो भी अपने ह्यूमन माइंड की बेस पे, अपने अक्ल के बुनियाद पे। और साइंस जो है ये भी इंसान के अक्ल के बुनियाद पे इसने जो कुछ भी चीज़ें इन्वेंट की हैं वो उसमें आ जाती हैं। तो ह्यूमन माइंड इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, एजुकेशनल एवेल्यूएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ टीचर कैन असेस his teaching. A student can assess his performance. A teacher and student can assess their performance. A head teacher can assess their his teaching. जी राइट ऑप्शन इज सी कि एवेल्यूएशन के बाद बच्चा और मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों को अपनी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो जाता है। स्टूडेंट को भी हो जाता है कि उसने कितनी मेहनत की है, टीचर को भी हो जाता है कि उसका मेथड ऑफ टीचिंग ठीक था, बच्चों ने कितना लर्न किया, या वो अपने मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करे। डाटा आर कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर, इंटरव्यू एंड आर ऑब्जर्वेशन इन। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है क्वेश्चनियर, हम एक सवालनामा बनाते हैं और लोगों को बांट दे देते हैं, लोग उसका आंसर देते हैं और हमारे पास डाटा आ जाता है। या हम लोगों का इंडिविजुअली इंटरव्यू लेते हैं और उनसे क्वेश्चंस खुद पूछते हैं और उनके आंसर देते हैं वो लोग, और हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है। या ऑब्जर्वेशन से कि हम लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और उनके ऑब्जर्वेशन से अंदाज़ा लगाते हैं। ये इन तीन मेथड से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किस में आ जाता है जी? हिस्टोरिकल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? जी तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाता है जी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम जो डाटा है वो क्वेश्चनियर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन की मदद से कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज़ एट कराची रिकमेंडेड टू स्पेंड 4% ऑफ GNP ऑन एजुकेशन वाज हेल्ड इन। ये यूनेस्को की जो कॉन्फ्रेंस एशियन कंट्रीज़ की जो यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में, उसने इस चीज़ पे जोर दिया था, ये रिकमेंडेशन की थी कि आपने 4% अपना GNP का 4% जो है वो एजुकेशन पे कंज्यूम करना है। और वो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1960 में जी। लास्ट MCQ आवर लेक्चर इज़ दैट टीचिंग इज़ अ मेजरेबल कैन बी फाउंड थ्रू द यूज़ ऑफ। कि टीचिंग को हम मेजर कर सकते हैं और ये किस तरह मुमकिन है? प्रोजेक्ट मेथड से, एक्टिविटी बेस्ड लेसन से, माइक्रो टीचिंग टेक्निक से, या कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन से? तो माइक्रो टीचिंग टेक्निक से। माइक्रो टीचिंग जो है वो एक मेथड है टीचर्स की ट्रेनिंग का, जिसमें टीचर्स का ग्रुप होता है और वो आके लेक्चर देते हैं, बाकी टीचर्स उसमें उस लेक्चर को सुनते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कशन होती है। तो इस तरह वो अपने टीचिंग टेक्निक्स को, अपने स्किल्स को एक दूसरे से सीख कर इम्प्रूव करते हैं।
ठीक है। तो जब वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो अपनी टीचिंग को भी मेजर कर लेते हैं कि मेरी टीचिंग में कहाँ पे फॉल्ट है, मेरे टीचिंग मेथड में कहाँ पे फॉल्ट है, किस लेवल पे है और बाकी लोगों के किस लेवल पे है। हर बंदे के अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे टीचिंग जो मेथड्स हैं वो कितने फ़ायदेमंद हैं, वो अपनी टीचिंग की मेजरमेंट कर लेता है। तो ये माइक्रो टीचिंग टेक्निक है जी। जी डी स्टूडेंट, इस तरह हमारा ये 2015 का पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ। और इंशाल्लाह अब बाकी पेपर्स भी जैसे जैसे मुझे सोशल मीडिया पे मिलेंगे मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। जो मेन टॉपिक्स हैं रियलिज़म और आइडियलिज़म, इस तरह प्रीनियलिज़म, इनके डिफरेंसेस भी डिस्कस करके इनके भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, करिकुलम्स के टाइप्स हैं, डिफरेंट हिडन करिकुलम और इंटीग्रेटेड करिकुलम, इस तरह और भी जो टाइप्स हैं वो भी इंशाल्लाह अलग-अलग लेक्चर्स में वीडियो लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी और अपलोड की जाएंगी। जी आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली के लेक्चर सुन सकें। और साथ बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जैसी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे वीडियोस को आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।